नमस्कार दोस्तों। और आज का ये वीडियो लेक्चर लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे कानून के विद्यार्थी जो कानून को पढ़ रहे हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे सभी सिविल जज और एडीपीओ के एस्पिरेंट जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस यानी जो 3 मेजर एक्ट है इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। और ये तीनों मेजर एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्किंग होती है और जो सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं वो ये तीनों कानून है। इन तीनों कानूनों को हम लोगों ने अलग अलग बार कई बार पढ़ा होगा। आज मैं आपको सीआरपीसी को पढ़ने का एक नया नजरिया देना चाहता हूं, एक नया दृष्टिकोण किस प्रकार से सीआरपीसी को आप पढ़ें। सीआरपीसी हम सभी को पता है, इसका पूरा नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी हमारे देश का दंड प्रक्रिया संहिता। यानी हमारे देश की जितनी भी आपराधिक कानून है, यानी आपराधिक कोर्ट्स हैं, जितनी भी आपराधिक न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वो इसी कानून द्वारा दी गई है। तो ये कानून की क्या प्रक्रिया है, आइए इसको समझते हैं। एक सीआरपीसी को मोटे मोटे तौर से हम कैसे समझ सकते हैं, उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, आइए समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ दी सीआरपीसी 1973 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी आज का जो विषय है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम सभी को पता है कि वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, हम सभी लोग समाज में रहते हैं और समाज के सही संचालन के लिए कानून बनाए गए, यानी देयर शुड बी द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। समाज का सही संचालन हो, समाज में शांति व्यवस्था हो, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा यानी राज्य द्वारा लॉज बनाए जाते हैं। और इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में शांति व्यवस्था हो। अब लेकिन दिक्कत क्या होती है, अनेक ऐसे लोग जो होते हैं जो कानून को तोड़ते हैं यानी अपराध करते हैं, यानी समाज द्वारा स्वीकृत जो सिद्धांत है, जो स्वीकृत मानक है, उनको भंग करते हैं। तो इस प्रकार के यानी क्राइम जो है ये एक आवश्यक बुराई है, मतलब क्राइम जो है वो होती रहती है। यानी कोई ऐसा समाज नहीं है जहां, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे क्राइम नहीं होता हो। तो क्राइम होता है, क्राइम का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया। अब जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ही विल गेट पनिशमेंट। लेकिन क्या पनिशमेंट बिना सुने दिया जाएगा? हम सभी लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है ना, दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। तो पनिशमेंट देने के पहले उसकी ट्रायल होगी। ट्रायल का मतलब हिंदी में हम विचारण कहते हैं। और ये विचारण कहां होगी? क्या विचारण घर पे होगी? घर पे विचारण नहीं होगा, ये विचारण होगा न्यायालयों में। और इस न्यायालय को कहा जाता है दंड न्यायालय। दंड न्यायालय मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स। और ये क्रिमिनल कोर्ट जो है वो सीआरपीसी 1973 में बताया गया है। तो कौन क्रिमिनल कोर्ट है और दंड के विचारण में कौन लोग पार्टिसिपेट करने वाले, आज का ये लेक्चर उसी को डेडिकेटेड है। तो इसीलिए प्रोसीजर बताने वाला ये कानून है। सीआरपीसी जो है प्रक्रिया बताने वाला कानून है, इसीलिए इसका नाम प्रक्रियात्मक विधि भी कहा जाता है। तो सीआरपीसी इज कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ। तो सर्वप्रथम आपको समझ में आ गया कि अपराध होगा, अपराधी को दंड दिया जाएगा, लेकिन दंड देने के पूर्व उसका विचारण होगा, और उसका विचारण जिस न्यायालय में होगा उसको दंड न्यायालय कहेंगे। और ये दंड न्यायालय सीआरपीसी में बताया गया है, इसीलिए सीआरपीसी को प्रोसीजरल लॉ भी कहा जाता है। अब हम जरा अपराध पढ़ लेते हैं। अपराध को सीआरपीसी में 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है: बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो इस प्रकार से हम 4 पहले तो इन टर्म को समझ लें। बेलेबल नाम से स्पष्ट है, जमानती अपराध, ऐसा अपराध जिसमें जमानत पाना व्यक्ति का अधिकार है। तो जमानती अपराध नॉर्मली जो छोटे अपराध होते हैं, जो कम गंभीर होते हैं, ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं, उनको जमानती अपराध कहते हैं। और जमानती अपराध का तात्पर्य होता है कि पुलिस में ही बेल मिल जाएगी, कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। यानी कोर्ट में आप बाद में जाकर बेल करा लेंगे, यानी आपकी पर्सनल लिबर्टी यानी आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बेलेबल ऑफेंस में हनन नहीं हो सकता है। यानी बेल एक अधिकार के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 2A सीआरपीसी में बताया गया। ऐसे ही इसका अपोजिट टर्म है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसको हम गैर जमानती अथवा अजमानती अपराध कहते हैं। अजमानती अपराध मतलब पुलिस आपको बेल पर रिलीज नहीं कर सकती, पुलिस के पास अधिकार नहीं। पुलिस आपको प्रोड्यूस करेगी बिफोर मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी के सामने। अब दंडाधिकारी के विवेक पर है यानी मजिस्ट्रेट के विवेक पर है कि वो रिलीज करे यानी बेल दे या न दे। तो इसको बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस के बाद कॉग्निजिबल ऑफेंस का टर्म भी समझ लें। कॉग्निजिबल यानी हिंदी में इसको संज्ञेय अपराध कहा गया है। संज्ञेय का मतलब गंभीर होता है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। संज्ञेय 2C सीआरपीसी की सेक्शन 2C में डिफाइंड किया हुआ है। इसमें कहा गया कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कई बार कुछ गंभीर अपराध हो जाते हैं तो पुलिस को मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं होती, पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कम गंभीर होते हैं, जिसमें पुलिस को अधिकार नहीं होता है
कि किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट कर सके। तो ये छोटे मोटे मामले होते हैं, छोटे मोटे मामले में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो ये भी इस प्रकार के ऑफेंस की जो श्रेणियां बताई गई। इसके अलावा कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी बताया गया है। समझौते योग्य अपराध और असमझौते योग्य अशमनीय अपराध, वो भी एक कैटेगरी बताई गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं कोड्स की। हम बात करते हैं क्रिमिनल कोड, जहां पर ट्रायल चलने वाली है। तो सीआरपीसी में कोड को 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। एक लोअर श्रेणी मतलब निम्न श्रेणी की कोर्ट है, एक मिडिल यानी बीच में मध्य श्रेणी की है, और एक हायर मतलब उच्च श्रेणी की। तो सीआरपीसी में यदि हम लोअर लेवल की बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनको 3 वर्ष का कारावास देने का अधिकार होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जो 1 साल तक की सजा दे सकते हैं, और ऐसे ही कुछ स्पेशल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो ये लोअर लेवल की जो जुडिशरी होती है क्रिमिनल में, वो होती है स्पेशल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब हम यदि मिडिल लेवल की बात करें तो सेशन जज, हम लोगों ने कई बार सुना है सत्र न्यायालय मिडिल लेवल का होता है। ये ऊपर की सजा दे सकते हैं 7 साल और 7 साल से ऊपर के आजीवन कारावास, मृत्युदंड। एडिशनल सेशन जज के बाद असिस्टेंट सेशन जज, और ऐसे ही स्पेशल जजेस भी होते हैं। स्पेशल सेशन जज जो रहते हैं कुछ विशेष मामलों के लिए स्पेशल जज बनाए गए हैं। जैसे हम लोगों ने सुना है एनडीपीएस की अलग से विशेष कोर्ट होती है। जैसे हम लोगों ने सुना है महिलाओं से संबंधित अपराध की एक अलग से कोर्ट होती है। एससी एसटी अधिनियम यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। तो स्पेशल कोर्ट भी होती है, एक लोअर लेवल पे भी होती है और एक मिडिल लेवल पर भी होती है। और हायर लेवल पे हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट में एस इसलिए लगाया क्योंकि हाई कोर्ट प्लूरल है, मतलब बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो ये हायर लेवल इसमें बताया गया। तो ये है न्यायालय का वर्गीकरण जो सीआरपीसी में बताया गया। अब जरा हम प्राधिकारी पढ़ते हैं। ऐसे कौन से प्राधिकारी जो ट्रायल प्रोसीजर में यानी क्रिमिनल प्रोसीजर में जो उपयोग में आते हैं, जिनका काम होता है, जिनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये 4 प्रकार के अथॉरिटीज हैं जिनको हमको समझना है, जो सीआरपीसी की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन करते हैं। सबसे पहली बात हो रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। धारा 24 और धारा 25 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजकों की बात की गई है। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडीपीओ जिसको हम कहते हैं, या पीपी मींस पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अभियोजन का संचालन करते हैं। अभियोजन का संचालन मतलब ट्रायल यानी विचारण को चलाने वाले। न्यायालय में गवर्नमेंट का जो पक्ष है, राज्य का जो पक्ष है, पुलिस का पक्ष है, अभियोजन का जो पक्ष है, वो जो रखते हैं वो व्यक्ति होते हैं पीपी। तो पीपी एक प्रकार का वकील है जो गवर्नमेंट का वकील है, यानी आरोपी के खिलाफ यानी पुलिस की तरफ से बात करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो सरकार की तरफ से, राज्य की ओर से अपराधों और मुकदमों का संचालन करने वाला व्यक्ति होता है। इसके बारे में अनेक बातें बताई गई है सीआरपीसी में। फिर पुलिस इंपॉर्टेंट एक आपको पता है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी होती है। पुलिस जो होती है कानूनों को इंप्लीमेंट कराना पुलिस का इंपॉर्टेंट काम होता है। तो पुलिस के बारे में चैप्टर नंबर 12 सीआरपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 154 से लेकर 176 तक जो है वो पुलिस के बारे में बातें बताती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो पुलिस का मेन रोल होता है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण, जैसे हम अन्वेषण कहते हैं, जैसे हम पूछताछ करना, एविडेंस कलेक्ट करना। तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस का भी एक रोल बताया गया है। सिर्फ यहीं पर ही रोल नहीं है, पुलिस का रोल चैप्टर नंबर 10 में भी बताया गया, चैप्टर नंबर 11 में भी बताया गया, लेकिन चैप्टर 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर धारा 154 से 176 तक पुलिस की बहुत सारी शक्तियों के बारे में बताया गया है, पुलिस के दायित्वों के बारे में बताया गया। फिर तीसरी अथॉरिटी प्रिजन अथॉरिटी। यदि कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्ट का मतलब दोष सिद्ध हो जाता है, तो इसी स्थिति में उस व्यक्ति को बंदी गृह भेज दिया जाएगा, यानी कारागाह में भेज दिया जाएगा। कारागाह मतलब जेल में भेजा जाएगा। तो जेल अथॉरिटीज की क्या प्रक्रिया होगी, जेल अथॉरिटीज कैसे किसी व्यक्ति को रिलीज करेगी, कैसे जेल अथॉरिटीज किसी व्यक्ति को जेल में लेगी, कैसे व्यक्ति जेल से बाहर लाएगी, ट्रायल पे कैसे कैदी को लाया जाएगा, तो उसके बारे में जेल प्राधिकारियों को, कारागार के बारे में कुछ नियम कायदे सीआरपीसी बताता है। और सबसे अंत में डिफेंस लॉयर। हम सभी लोगों ने सुना है डिफेंस लॉयर का मतलब होता है ऐसा अधिवक्ता जो बचाव पक्ष का है, मतलब आरोपी की बात रखने वाला व्यक्ति जो होता है डिफेंस लॉयर। डिफेंस के भी यानी आरोपी के भी कुछ अधिकार बताए गए हैं। डिफेंस लॉयर के लिए भी कुछ प्रक्रियाएं बताई गई है सीआरपीसी में। तो डिफेंस लॉयर वो होता है जो बचाव पक्ष कहते हैं और जो आरोपी का पक्ष रखता है न्यायालय में। तो इस प्रकार यदि हम सीआरपीसी में न्यायालय और अधिकारियों को देखें
तो इस प्रकार से सीआरपीसी की इस पूरी मैकेनिज्म में ये सभी लोग काम करने वाले लोग हैं। आई होप सीआरपीसी को समझने का एक नया इंसाइटनेस इस लेक्चर में आपको मिला होगा। शीघ्र ही मैं आईपीसी के अंदर के कुछ लेक्चर्स और अपलोड करने वाला हूं। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।